नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायुमंडल संगठन में जलवाष्प की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी गैस की। उसमें मैंने आप लोगों को गैस के बारे में स्पष्ट तरीके से सारी चीजें जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से पीटी हो चाहे मेंस हो, सारी चीजों को समाहित करके आप लोगों को सब चीजें मैंने स्पष्ट तरीके से बता दी थी। आज हम लोगों का टॉपिक है जल वाष्प। जिस टॉपिक पर आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है वो है हमारा जल वाष्प। जिन छात्रों को पीडीएफ प्राप्त करना हो वो फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसमें अपना नाम और सारी डिटेल लिखकर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को समस्त सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने जलवाष्प के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि जलवाष्प किस तरह से हमारे वायुमंडल के लिए आवश्यक है। जब हम लोग जलवाष्प की बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करिएगा। आप लोगों को पता है दो चीजें तो हम लोग लगातार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उन चीजों को आप लोग समझिएगा। इस पर बात करें, ये हमारा सूर्य है। क्या है? ये हमारा सूर्य है। और ये पृथ्वी है। पृथ्वी, ठीक। सूर्य से निकलने वाली किरणें, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारे धरातल तक आती। क्या डायरेक्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारे धरातल तक आती हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सौरीय विकिरण कहते हैं। सौरीय विकिरण कहते हैं। कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है सभी लोगों को? लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। अब यदि यहां पर जलवाष्प के कण आ जाएं तो क्या होगा? यदि यहां पर आपके जलवाष्प के कण एकत्रित हो जाएं तो क्या होगा? जानना आवश्यक है, क्योंकि जो यूपीएससी के छात्र हैं उन छात्रों को यह पता है कि डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते। यूपीपीसीएस के भी छात्र हो चाहे बीपीएससी के छात्र हो, अब डायरेक्ट प्रश्नों की प्रकृति में कमी आ रही। चाहे आरपीएससी आरएएस दे रहे हो चाहे एमपीएससी दे रहे, उनमें अब डायरेक्ट प्रश्नों की प्रक्रिया धीरे 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 कम हो रही। तो हम लोग मेन बेसिक पॉइंट पर बात करते हैं कि कैसे यहां पर आप पढ़ेंगे और चीजों को समझते हुए करेंगे। देखिए, जब जल वाष्प आपके धरातल के ऊपर बादल के रूप में निर्मित हो जाएगी, मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जल वाष्प एकत्रित है, एकत्रित है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसे समझना होगा। अब यहां देखो, सूर्य की यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये सौरीय विकिरण है जो धरातल तक आती है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई जलवाष्प नहीं है, CO2 की मात्रा नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट आपके धरातल तक पहुंच रही है। इस कंडीशन में यहां पर क्या है? किसी भी प्रकार का कोई अवरोधक नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई अवरोधक अवरोधक सौरीय विकिरण के सौरीय विकिरण के मार्ग में
मार्ग में उपस्थित नहीं है। उपस्थित नहीं है। एग्जैक्ट क्लियर? ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अब देखो, यहां पर पृथ्वी के मार्ग में कोई अवरोधक नहीं था, लेकिन अब क्या है, जलवाष्प की मात्रा आपके वायुमंडल में उपस्थित हो चुकी है। अब जब जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित हो जाएगी तो यहां से समझो, यहां से समझो चीजों को। अब क्या होगा, अब होगा कि सौरीय विकिरण यहां तक आएगी, सौरीय विकिरण इन जलवाष्प से टकराएगी। अब देखते जा, टकराने के पश्चात ये पुनः अनंत आकाश की तरफ वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगी, सौरीय विकिरण यहां पर आई और आने के पश्चात यह पुनः अनंत आकाश में लौट जाएगी। सौरीय विकिरण, सौरीय विकिरण जलवाष्प से टकराकर वाष्प से पुनः अनंत आकाश में, अनंत आकाश में वापस लौट जाएगी। आकाश में वापस लौट जाएगी। क्लियर हुआ कि ये इससे टकराएगी और पुनः अनंत आकाश में लौट जाएगी। लेकिन इसी बीच में एक क्रिया होगी, इनके बीच में क्या होगी, जब ये आपके जलवाष्प के अणुओं से टकराएगी तो जलवाष्प सूर्य से आने वाली ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा, यहां पर जलवाष्प, जलवाष्प सूर्य की, सूर्य की कुछ ऊष्मा को, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक, सूर्य की कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, शेष ऊष्मा को परावर्तित कर देगा, तथा तथा शेष ऊष्मा को, शेष ऊष्मा को परावर्तित कर देगा, है ना, शेष ऊष्मा को परावर्तित कर देगा। अर्थात यहां पर ये ऊष्मा के कुछ पॉइंट को ग्रहण करेंगे और शेष ऊष्मा को ये अनंत आकाश की तरफ परावर्तित कर। क्लियर हुआ कि ये अनंत आकाश की तरफ, इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपकी सौरीय विकिरण धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात, अर्थात नोट करते हुए चलिएगा, अर्थात सौरीय विकिरण आपके धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सौरीय विकिरण, विकिरण धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब ये धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि नहीं हुई। क्या हुआ, सौरीय विकिरण से पृथ्वी के ताप में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, सौरीय विकिरण से, विकिरण से धरातल के ताप में या पृथ्वी के ताप में, के ताप में किसी भी प्रकार की
प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, नहीं हुई, अर्थात पृथ्वी तक धरातल का इसका सौरीय विकिरण पहुंची ही नहीं, तो टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हुई, यहां पर तापमान में वृद्धि नहीं हुई। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि यहां पर क्या हो जाएगा कि अवशोषित कौन कर रहा है, आप लोगों के जल वाष्प के कण ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं और पुनः परावर्तित कर दे। पहला। अब दूसरा पॉइंट पे समझो, क्योंकि जो भी आप लोगों का पेपर रहता है, यूपीएससी यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का आप लोग दे रहे हो, वहां पर आप लोगों को बहुत स्पष्ट होना होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। अब अभी हमने बात किसकी की थी, सौरीय विकिरण की बात की थी। अब हम लोगों की यहां पर बात आएगी, क्योंकि सौरीय विकिरण के बाद भौमिक विकिरण की भी बारी आएगी। अभी जब सूर्य का प्रकाश दिन में, यहां पर देखो, दिन में सौरीय विकिरण धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाई है। क्या है, दिन में, दिन में। और किसके कारण नहीं प्रवेश कर पाई है, इन वाटर वेपर के कारण या जलवाष्प के कणों के कारण यह स्थिति नहीं बन पाई। अब जब ये स्थिति नहीं बन पाई तो साथ तो कुछ तो स्थिति बनी है, तो उसको भी अब रात्र की भी बारी आई। इसका मतलब है कि अब रात में भी कुछ स्थिति बनेगी। अब उसको समझो, अब यहां पर समझो, यहां पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहां से पृथ्वी के जो भौमिक विकिरण है वो भी किससे टकरा रही है, जल वाष्प से टकरा रही है। क्या हुआ, यहां पर आपने ध्यान दिया कि भौमिक विकिरण जो है ये पृथ्वी की कौन सी है, पृथ्वी से निकलने वाली किरणों को हम लोग कहते हैं भौमिक विकिरण। विकिरण आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर क्या हुआ, भौमिक विकिरण जलवाष्प से टकराती है, जलवाष्प से टकराती है, तो सेम प्रोसेस जलवाष्प क्या करेगा, जलवाष्प भौमिक विकिरण की अधिकतम, यहां पर देखा जाए भौमिक विकिरण की वो ऊष्मा को, कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा, जलवाष्प, जलवाष्प भौमिक विकिरण की, भौमिक विकिरण की, विकिरण की ऊष्मा को, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, ऊष्मा को के कुछ भाग को, कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा, लेगा, तथा तथा शेष भाग को, भाग को परावर्तित कर देगा। क्लियर है कि शेष भाग को क्या कर देगा, ये परावर्तित कर देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसने भौमिक विकिरण की कुछ मात्रा को उसने अवशोषित कर लिया। मान लो कि इसके पास 100% ऊष्मा थी और यहां पर इसने 20% या हम कह दे 30% ऊष्मा को जलवाष्प ने अवशोषित कर लिया। इसका मतलब है कि भौमिक विकिरण के पास अब 70% ऊष्मा बची है। लेकिन लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि जब भौमिक विकिरण ऊष्मा को लेकर चलती है तो उसमें ऊष्मा जब बाहर निकलने की स्थिति निर्मित होती है तो यहां पर क्या होता है, ऊष्मा जितनी लेकर चलती है और जब धरातल की तरफ ये आती है तो ऊष्मा में वृद्धि कर देती है। क्या कर देती है, ऊष्मा में वृद्धि कर देती है, ऊष्मा में
में वृद्धि कर देती है, कर देती है। यहां पर याद रखिएगा कि कमी नहीं होगी। ऊष्मा में आप सोचेंगे कि अच्छा 30% हो गया तो 70% आया तो पृथ्वी का टेम्परेचर तो वैसे भी कम होगा। तो यहां पर क्या हो गया, जब ये ऊष्मा धरातल पर आती है तो तापमान में वृद्धि होती है। याद रखिएगा कि इससे क्या हो जाएगा, कुछ भाग अवशोषित करेगा और शेष भाग को परावर्तित कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, यहां पर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। क्या हो जाएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। कॉमन सी बात है कि पृथ्वी के टेम्परेचर में, जो पृथ्वी का ये आपकी अर्थ है ना, ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। अब जब बढ़ गया तो साथ कुछ तो कंडीशन बन जाएगी। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, जब बढ़ेगा, ठीक, अब यहां पर तापमान बढ़ा, आप याद करो CO2 में भी तापमान में वृद्धि हो रही थी, यहां पर भी ये तापमान में वृद्धि हो रही। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है पृथ्वी में, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस हाउस गैस। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वार्मिंग के लिए याद रखिएगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगी, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगी। अब यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस हमने इसे कहा, लेकिन याद रखिएगा इसे प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। CO2 को क्या कहते हैं, CO2 को मैंने बताया था उसे ग्रीन हाउस हाउस गैस कहते हैं। याद रखिएगा दोनों में अंतर है। CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या है, ये प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए इन चीजों पे फोकस रखिएगा कि प्राथमिक कौन है और ग्रीन हाउस गैसेस कौन है। इसलिए कुछ चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आता रहे। अब देखिए, मान लीजिए कहीं पर जलवाष्प नहीं है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मान जलवाष्प नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा। अब ये समझने वाली बात है कि भैया जलवाष्प ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ तो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। तो कॉमन सी बात समझो, अभी इसे बिल्कुल आराम तरीके से समझना हम लोगों को। यहां से समझो कि ये आपका सूरज है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है। ये क्या हो गई, ये आपकी अर्थ हो गई। अब यहां पर हम लोग समझते हैं, ये सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, ये कहां आ रही है, ये सौरीय विकिरण डायरेक्ट धरातल में आ रही है। ठीक, ऐसा हो गया जैसे कि चोर आए और दरवाजा खुला, तो उनके लिए तो ऐस है, तो सूर्य के लिए भी ऐस वाली सिचुएशन हो गई। सीधे यहां पर सौरीय विकिरण, सौरीय विकिरण विकिरण सीधे धरातल पर पहुंचेंगी और धरातल के तापमान में वृद्धि कर देंगी, और धरातल के
तापमान में तापमान में वृद्धि कर देगी। कब? दिन के अवधि। कब? दिन की अवधि। अवधि में ये मौसम एकदम सफा सफा है, साफ है, किसी भी प्रकार का कोई जलवाष्प नहीं है, तो सीधे सौरीय विकिरण आपके पृथ्वी तक प्रवेश कर जाएंगी। अब ये आपके पृथ्वी तक प्रवेश की हैं तो इसका मतलब है कि गेम चेंजिंग हो गई। यहां का टेम्परेचर अगर हम यहां पर बात करें तो तापमान लगभग आपका 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर दिन के समय में पहुंच जाएगा, है ना। यहां पर सौरीय विकिरण डायरेक्ट आएंगी तो धरातल बहुत तेजी से गर्म होता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है, कॉमन सी बात है। तो दिन की अवधि में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट इसी के अपोजिट रात्रि की बात यदि हम लोग करें, यहां पर रात्रि की बात यहां पर हम लोग करते हैं तो यहां पर रात्रि में क्या होगा? बादल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जलवाष्प का अवरोधक नहीं है, तो निश्चित रूप से यहां से क्या निकलेगा? पृथ्वी के इस भाग से फटाफट क्या निकलेंगी? रात्रि के समय में यहां पर सौरीय विकिरण के बाद अब किसकी बारी आएगी? भौमिक विकिरण। भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन होगा। अर्थात अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी की ऊर्जा अब अनंत आकाश की तरफ रात्रि के समय में बढ़ेगी। पृथ्वी की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊष्मा की ऊष्मा अनंत आकाश की तरफ, अनंत आकाश की की तरफ चली जाएगी। क्लियर है कि ये जो ऊष्मा पृथ्वी को दिन में प्राप्त हुई, रात्रि के समय में, क्योंकि भौमिक विकिरण कब होता है? आप लोगों को पता है कि भौमिक विकिरण रात्रि में होता है। रात्रि में अर्थात सूर्य अस्त के पश्चात जो पृथ्वी की प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम लोग भौमिक विकिरण कहते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि पृथ्वी की ऊर्जा धीरे धीरे अब जैसे जैसे रात का समय आएगा वैसे वैसे ऊष्मा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी का ताप बाहर जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि यहां पर पृथ्वी का ताप या गर्मी, एकदम देसी भाषा में समझो, पृथ्वी का ताप या गर्मी कहां जा रही है? अनंत आकाश की तरफ जा रही है। अनंत आकाश की तरफ। आकाश, अब अनंत आकाश में गर्मी गई तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। क्लियर? अब पृथ्वी ठंडी इन द सेंस रात का तापमान गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? रात्रि का तापमान गिर जाएगा। रात्रि का तापमान गिर जाएगा। अब यहां पर बात आई कि ये कितना तक जा सकता है, तो ये निगेटिव तक जा सकता है। मतलब आपका 0 से लेकर 5 से लेकर ये -डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम लोग माने, एग्जाम्पल, ये आपका इंडिया, और भारत की जो इस स्थिति की बात करें, ये राजस्थान वाला, ये वाला पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, पूर्वी नहीं पश्चिमी राजस्थान की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान। यहां पर क्या स्थित है? थार का मरुस्थल।
थार का मरुस्थल। ठीक, यहां पर याद रखिएगा, इस थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। क्लियर है? इसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल भी कहा जाता है। अब देखो, यहां पर अगर हम राजस्थान की बात करें और इस वाले क्षेत्र की, पश्चिमी राजस्थान की, क्योंकि पूर्वी राजस्थान अलग है, पश्चिमी राजस्थान की सिचुएशन अलग है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में अगर देखें तो यहां पर थार डेजर्ट है, यह थार मरुस्थल स्थित है आपका। ठीक, अब यहां पर समझो, यहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर डेजर्ट होता है या मरुस्थल होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर जलवाष्प की मात्रा नहीं पाई जाती है। थार में जलवाष्प की मात्रा, वाष्प की मात्रा नहीं पाई जाएगी। जाएगी। अब इंटरलिंक करते हुए चलो, अगर इसे पढ़ना है, अगर आप लोग रियल में आईएएस बनना चाहते हो और चीजें समझना चाहते हो, जो माध्यम को गाली देते हो कि हिंदी मीडियम का छात्र नहीं होता, हिंदी मीडियम का छात्र इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने दिमाग को खोल के पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहां पर हम लोग अपने काम पे बात करते हैं। थार मरुस्थल में जलवाष्प नहीं पाई जाएगी, मतलब मैदान क्या है, ऊपर की छत आपके है ही नहीं। अब देखो, यहां पर जैसे मान लो कि ये स्टूडियो है, स्टूडियो की छत है जहां पर हम लोग खड़े होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि अब यहां पर सूरज की किरणें नहीं आएंगी डायरेक्ट, यहां पर भौमिक विकिरण या आपके चंद्रमा की चांदनी नहीं आएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि एक छत होना आवश्यक है। यहां पर जलवाष्प की कोई मात्रा उपस्थित नहीं है, जलवाष्प की मात्रा नहीं है, तो दिन की अवधि में, यहां पर समझो, यहां पर क्या हो जाएगा, दिन की अवधि में, अवधि में सौरीय विकिरण से, सौरीय विकिरण से यहां का तापमान, तापमान अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है लगभग 50 डिग्री के आसपास। लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिन में सौरीय विकिरण धड़धड़ाते हुए प्रवेश की, रात्रि में क्या करेंगे, यही सौरीय विकिरण जो यहां पर तापमान में वृद्धि की है, रात्रि के समय में भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा। अब देखो, पहला, अब रात्रि की बात करें, रात्रि में अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो गया कि रात्रि में कौन सी तरंगे निकलती हैं, तो भौमिक विकिरण निकलती है रात्रि में, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा। क्लियर? यहां पर रात्रि में क्या हो जाएगा, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा। अब जब भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा रात्रि में, तो यहां पर समझना है कि भौमिक विकिरण का उत्सर्जन हुआ, अर्थात पृथ्वी की ऊष्मा, पृथ्वी की ऊष्मा अनंत आकाश में गई, अनंत आकाश में चली गई, आकाश में चली गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि पृथ्वी ठंडी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी, पृथ्वी ठंडी हो गई।
अब जब ये ठंडी हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां के तापमान में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? तापमान तापमान बहुत कम होगा, कम होगा। अब ये कहां तक पहुंच सकता है? अब ये समझने वाली ये बात जो हमने कहा, यहां तापमान बहुत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, या ये -1 में, -2 में भी ये टेम्परेचर जा सकता है। ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये माइनस में नहीं जा सकता। अर्थात भौमिक विकिरण के कारण ये टेम्परेचर ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हो गया कि ये ऋणात्मक भी आपके स्थित जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वहां पर जलवाष्प की मात्रा नहीं पाई जाती है, और ये पूरी कहानी जलवाष्प की जो होती है वो पूरी कॉन्सेंट्रेटेड होती है आप लोगों के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को। यहां पर सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, अब देखो, जहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, जहां पर, अब ये समझो, जहां पर जलवाष्प की मात्रा की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा? अब ये भी प्रश्न आ गया कि साहब जहां पर जलवाष्प की मात्रा जहां पर कम है तो वहां तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और रात के समय में डिक्रीज कर जाएगा, बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। जहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? फटाफट बताएं। देखो, मान लो कि इस क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है, कॉमन सी बात है, यहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है और ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से निकलने वाली किरणें आएंगी और टकराकर वापस चली जाएंगी। सूर्य से निकलने वाली किरणें, तो ये पृथ्वी का ये जो टेम्परेचर है, ये पृथ्वी है आपकी, इसके ताप में वृद्धि नहीं की पृथ्वी। ठीक, इसने क्या किया? भौमिक विकिरण ने, ओ सॉरी ये विकिरण ने, विकिरण ताप में वृद्धि नहीं की, नहीं की। ठीक, तो आपके पृथ्वी का तापमान जितना था वैसे ही बना। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ कि ये जब भौमिक विकिरण निकली, ये भी वापस आ गई अपनी मुंह की खाकी, ये भी पृथ्वी में वापस। क्या हुआ? पृथ्वी का जो तापमान था वो वैसे का वैसा बना रहा, ना बढ़ा और ना घटा। पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर क्या हो गया? पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार आप लोग सोचेंगे कि यहां पर गई ये तो कुछ भाग अवशोषित करता है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था अवशोषित अवशोषित करता है, ये मैंने ही आपको बताया। लेकिन जब जितना भाग ये अवशोषित कर रहा है और जब ये पृथ्वी के तरफ बढ़ती है जलवाष्प, ये आपकी भौमिक विकिरण उतनी ऊष्मा पुनः ग्रहण कर लेती है। इसलिए पृथ्वी के तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये गई 30% दिया और 30% पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर दी, तो फिर से तो वही मैनेज हो गया। था मेरे पास 100%, मैंने 30 रुपए किसी को दिया, फिर मैं नीचे उससे आ रहा था, रास्ते में किसी से 30 रुपए ले लिया, मेरे पास तो 100 रुपए ही है। मतलब तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो, अब इसे समझो कि ठंडी के मौसम में जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन हो, ये ठंड की मौसम की बात करते हैं, तो
वहां पर ठंडी के मौसम में रातें अधिक ठंडी हो जाती, रातें अधिक ठंडी होती। आखिर ठंड के मौसम में ठंड क्यों ज्यादा लगती है? सबसे पहला क्वेश्चन, ठंड के मौसम में ही हमें ठंड ज्यादा क्यों लगती है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब यहां समझो, इसका पूरी एक कहानी है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है पूरा। आप लोगों को अगर भूगोल अपने दिल और दिमाग से समझा ना, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर मासूकाओं के रास्ते भी खुल जाएंगे। रात आने वाली होती है, रात का इंतजार सबको होता है, युवा वर्ग हैं आप लोग, तो वो चीजें भी आप लोगों को स्पष्ट हो जाएंगी। तो उनके लिए अब देखो, रात ठंडी है तो गर्मी भी चाहिए ना, तो उसके लिए गर्मी ला रहे हैं। ठीक, अभी तक आप लोगों ने जो गर्मी ली है वो अलग दिशा की थी, अब ये जो गर्मी आएगी अलग दिशा की होगी। देखो ठंडी में क्या होगी, ठंडी में अगर देखें, ठंड बढ़ी मतलब एचपी बना। ठीक, आपका हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब का निर्माण हो गया, और जब उच्च वायु दाब का निर्माण हो गया तो उसमें क्या हो गया, जल वाष्प की मात्रा कम होती है, अर्थात आर्द्रता, जल वाष्प की मात्रा कम होगी। कॉमन सी बात है, जो ठंडी पवनें होंगी वो अगर वो समुद्री क्षेत्र या नदी क्षेत्र से निकलेंगी तो उनमें जलवाष्प की मात्रा हो सकती है, लेकिन उनमें ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह जाती है। क्या हो जाता है, उनमें, उन पवनों में जब ठंडी पवनें होती हैं तो ठंडी पवनों में जलवाष्प या नदी के जल के वाष्पीकरण की स्थिति में जल ग्रहण करने की क्षमता ना के बराबर बचती है, क्योंकि वो ठंडी हैं ऑलरेडी। ठीक, ये जल ग्रहण की संभावना जो बनती है वो गर्म पवनों में होती है, ठंडी पवनों में नहीं। ठीक, तो पहली बात कि ठंडी पवनें हैं, पवनें कैसी हो गई ठंड में, पवनें ठंडी होंगी, ठंडी, अब ठंडी होंगी तो निश्चित रूप से जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। पूरा साइंस है, जलवाष्प की मात्रा कम। ठीक, अब जब जलवाष्प की मात्रा कम तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा, रात्रि में और ठंडी में क्या होता है। अब देखो, ठीक, ठंड के मौसम में हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ठंड के मौसम की बात कर रहे हैं। मौसम में अब यहां पर ठंड के मौसम में क्या हो जाएंगी, रातें लंबी होंगी, रातें लंबी होंगी, जिसका दिल्ली में कई छात्र एवं छात्राएं इंतजार भी करते हैं। जितनी लंबी रातें उतना ही ठीक रहता है, पढ़ाई में मन लगा रहता है ना, पढ़ने के लिए लंबी रातें अच्छी। ठीक, ठंडी की रातें वहां पर, और मुखर्जी नगर में मैंने ये देखा है कि 90% तो बर्बाद, 10% रियल में स्टूडेंट आता है पढ़ने, क्योंकि वो पढ़ने आता है, माँ बाप का पैसा बर्बाद करने नहीं आता। जैसे आप, हम लोगों के टाइम था, हम लोग भी पढ़ने गए थे, तो 90% वहां देखा, हर एक युगल बंधु, आज इसके साथ है कल किसी और के साथ है, ये होता रहता और दिल टूटता है, फिर हम किसी और भी चीजों में लगे रहते, बट पढ़ाई छोड़ के हम सब करते। वहां पर पढ़ाई जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य छोड़ के हमने सब। प्रॉब्लम ये होती, बेसिक प्रॉब्लम यहीं पर बनी हुई है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं किसी का कुछ हुआ, किसी का नहीं हुआ, जिसका हुआ, अगर लड़की है तो भैया सबसे सेफ, उसका बाप कहीं ना कहीं सेट करके उसको पैसा वैसा खरीद लेके दे के कोई लड़का अच्छा खासा खरीद देता है, और जिसका बाप अच्छा बड़ी पोस्ट में है वो भी आप लोगों को क्या करेगा। सीधी सी बात है, कोई लड़का आप लोगों के ग्रुप में हुआ, उसको खरीद लिया गया, 1,50,000 जो भी 1-1.5 करोड़ में खरीदा गया वो सेट हो गया, उसको खरीद के अपनी लड़की की शादी सेट हो गई। तो भैया एक चीज याद रखो, आप लड़के हो, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको खरीद और बिक्री में आप ही बिकेंगे, वो नहीं, क्योंकि उनका काम है अय्यासी करना। वो मेरे साथ के लोग भी अय्यासी काटे हैं, आज अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, कि उनका पति है, खरीद लिया उनके पास। तो ये चीजें आप समझो कि अपन लोगों को मेहनत ही करनी है, सारा कमाई हम ही लोगों को करना है, पूरी मेहनत जी जान लगाना है, तो मेहनत करिए। ठीक है,
अब मेहनत करके इन लंबी रातों को किताबों में लगाइए, ना कि इन लंबी रातों को किसी और काम में लगाइएगा। ठीक, अब आते हैं अपनी लंबी रातों में। रातें लंबी तो यहां पर क्या होगा, भौमिक विकिरण ज्यादा होगा, भौमिक विकिरण विकिरण ज्यादा। अब यहां से कनेक्ट करो इसे, भौमिक विकिरण ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जलवाष्प की मात्रा की कमी है। क्या है, यहां पर जलवाष्प की मात्रा कम है। अब जलवाष्प की मात्रा कम है तो भौमिक विकिरण ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि रातें लंबी, जब रात लंबी भौमिक विकिरण ज्यादा, भौमिक विकिरण ज्यादा, पृथ्वी के तापमान में कमी। क्या हो जाएगा, पृथ्वी के तापमान में कमी। अब पृथ्वी के टेम्परेचर में कमी मतलब ठंड की मात्रा में वृद्धि, मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी के तापमान में कमी इन द सेंस ठंडी की मात्रा में वृद्धि। तो सुबह चाय की दुकान पे जब चर्चा करने के लिए सुबह 6, 7, 8 बजे हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पर ये आज बड़ी ठंडी है यार, आज चिल आउट, एकदम बहुत भयानक वाली ठंडी है। क्लियर इतनी, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो, ठंड की मात्रा में वृद्धि मतलब ठंडी ज्यादा लगेगी। ठीक, फिर वही प्रक्रिया, अगर यहीं पर ठंडी में जलवाष्प की मात्रा बढ़, यदि जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाए तो, अब ये सबसे बड़ा तो बड़ा हर बार जो तो आ रहा है ना, यही खतरा दे रहा है, हर बार मूड अपसेट करेगा। अब जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाए, अब जलवाष्प की मात्रा कैसे बढ़ जाएगी, यदि ठंडी में वर्षा, क्या हो, वर्षा, या बादल का निर्माण हो जाए, का निर्माण हो जाए तो तो जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि हो जाए, क्या हो जाएगी, तो जलवाष्प की मात्रा में यदि बादल आ जाए या वर्षा हो जाए, इन दोनों ही कंडीशन का अगर निर्माण हो जाता है ठंड में, तो सिचुएशन क्या हो जाती है, आपके यहां पर जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि। अब जब जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि हो गई बेटा यहां पर, तो यहां पर तापमान कैसा हो जाएगा, तापमान तापमान में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, अर्थात अर्थात ठंड की मात्रा में कमी आएगी, ठंड के मात्रा में कमी आएगी, है ना, क्या हो जाएगी, अर्थात यहां पर ठंड की मात्रा में कमी होगी। अब लंबी रातों का कोई मतलब ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। इतनी देर से जो आप लोग जलवाष्प में पूरा मजा ले रहे थे कि ठंडी आ गई, अब लंबी रातें हो रही हैं और ये मुखर्जी नगर का पूरा माहौल गर्म होने की स्थिति बन रही थी, अब तो यहाँ पर पहले से गर्मी मैंने लाती। ठीक, अब जब गर्मी आ गई तो यहाँ पर क्या हो गया, तापमान में वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होगी
तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। यही कारण है कि जब ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु में बादल आपके वायुमंडल पर आ जाते हैं तो वहां पर तापमान में क्या हो जाती है, कमी और वृद्धि आपको नजर आती है। ठीक, क्या हो जाती है, जलवाष्प की मात्रा में कमी एवं वृद्धि नजर आती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम लोग देखें इंडिया का दूसरा पार्ट, ठीक, अब देखो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर जो ये कोस्टल एरिया है इनके टेम्परेचर में क्यों नहीं वृद्धि होती। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, आज आज से ये सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। ये आपका कोस्टल एरिया है बेटा, समुद्र तटीय क्षेत्र, क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें, कोस्टल एरिया की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर वर्ष भर जलवाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है। यहां पर वर्ष भर जलवाष्प की मात्रा, वाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है, रहती है, जिसके कारण, जिसके कारण यहां का तापमान, यहां का तापमान एक समान वर्ष भर बना रहता है। इसके अन्य भी कारण, लेकिन एक मुख्य जो कारण बनता है वो जलवाष्प। दूसरा, क्योंकि यहां पर जो वर्षा होती है इन क्षेत्रों में लगभग 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर, कितनी, 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है इन पूरे कोस्टल एरिया में, चेन्नई को छोड़ के। ये तमिलनाडु वाला वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं ना, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए तो यहां पर समझो, यहां पर जो जलवाष्प, यहां पर अगर देखा वर्षा ज्यादा हो रही है तो वर्षा, आप देखो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा, तो जलवाष्प की की मात्रा ज्यादा ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट और समझिए, यहां से एक चीज और समझिए, बहुत तगड़ी चीज है, आज हवा पानी बदल जाना है। अब देखो, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका 90 डिग्री साउथ पोल। आपको पता है ये बीच वाली रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। अब समझते चलना, एक जगह से कई चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं यहीं पर। आप देखो, विषुवत रेखा पर सूर्य सदैव लंबवत होता है। ये आप सभी ने पढ़ा है कि विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अगर चीजें आप लोगों ने धैर्य से समझ ली तो गारंटी मेरी है
कोई निकालेगा नहीं बाहर। ठीक, लंबवत चमकता है। अब लंबवत चमकने का मतलब क्या है कि इस जगह पर फोकस्ड है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ फोकस्ड होते हैं ना, अगर उसने किसी भी लड़के से बात कर ली, तुमने बात क्यों की? वो लड़का अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि आप फोकस्ड हो उसी के लिए, आप पढ़ने के लिए फोकस थोड़ नहीं। ठीक है, तो यहां पर सोचो, यहां पर क्या है कि सूर्य ताप कहां पर है? विषुवत रेखा पर फोकस्ड है। इसका मतलब क्या है? यहां पर तापमान ज्यादा होना चाहिए, तापमान ज्यादा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? जहां पर सूर्य एकदम अपनी ऊष्मा लंबवत दे रहा है, सीधा फोकस्ड कर दिया, तो उसके पास ताप, सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी। यहां पर सूर्य ताप की मात्रा, सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी। क्लियर? यहां पर क्या हो जाएगा? सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी। अब जब सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि यहां का तापमान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, होता है। क्यों? क्यों? क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन समझो, क्यों? क्योंकि प्रतिदिन विषुवत रेखा पर वर्षा होती है। क्योंकि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होती है, होती है। अब जब यहां पर प्रतिदिन वर्षा हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। यहां पर क्या हो जाएगा? जलवाष्प की मात्रा, वाष्प की मात्रा ज्यादा है ना। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर क्या हो जाएगा? सूर्य ताप या सौरीय विकिरण धरातल पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्या बताया था अभी? कि सौरीय विकिरण, सौरीय विकिरण धरातल पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब जब नहीं कर पाएंगी तो इसका मतलब है तापमान में ये वृद्धि नहीं कर सकती। क्या हो जाएगा? जब नहीं कर पाएंगी तो यहां पर समझो, यहां पर ये टेम्परेचर में वृद्धि नहीं कर पाएंगी, तापमान में वृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही सौरीय विकिरण किनसे टकराएंगे? जलवाष्प से टकराएंगी, वैसे ही ये क्या हो जाएंगे? कुछ मात्रा जलवाष्प आपका अवशोषित कर लेगा, शेष मात्रा को तो परावर्तित कर दे रहा है। क्या कर देगा? शेष मात्रा को परावर्तित कर देगा। और जैसे ही भौमिक विकिरण निकलेगी तो जितनी ऊष्मा ये कुछ मात्रा भौमिक विकिरण से उत्सर्जित करेगा और पुनः वापस भेज देगा। तो भौमिक विकिरण और सौरीय विकिरण, ना भौमिक विकिरण बाहर निकलने पाती है, ना सौरीय विकिरण आपके अंदर प्रवेश करने पाती है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट बना रहता है, एक जैसा तापमान बना रहता है। सूर्य के लंबवत किरणों के पड़ने के पश्चात भी विषुवत रेखा का तापमान सामान्य बना रहता है। उसका मुख्य आधार जल वाष्प है। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा, जो हम लोगों की क्लास में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वो आपका आएगा, वो कल की क्लास में आपको एरोसॉल या डस्ट पार्टिकल या धूल कण आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और तैयारी करते रहिए, पीटी मेंस में लगे रहिए, विश्वास रखिएगा चीजें बहुत बेहतर करेंगे, लग के करेंगे, मेहनत करके करेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय